देखिए, अगर हम लोग निबंध की बात करें, ऐसे की बात करें, तो ये पेपर अंक बढ़ाने का, स्कोर बढ़ाने का अच्छा पेपर है। और यहाँ अगर आप लोग थोड़ा भी गंभीरता से ध्यान दे लेना, प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे नंबर आप लोग ला सकते हैं। और आप लोग सिविल सर्विस की बात कर लीजिए, चाहे स्टेट पीसीएस की बात कर लीजिए, मुख्य परीक्षा में एक पेपर आपका निबंध का भी होता है। और ये 250 नंबर का होता है यूपीएससी में, सिविल सर्विस परीक्षा में, और 3 घंटे का समय मिलता है। और आपके सामने एक कॉपी दिखाई दे रही है, ये कॉपी है साक्षी गर्ग की। ये 2017 की सिलेक्टेड है, रैंक है इनकी 350, और हिंदी मीडियम की कॉपी है। जो आप लोग कहते रहते हैं ना कि भैया हमें समझ में यार नहीं आता है कि हम निबंध की शुरुआत कैसे करें, कैसे निबंध लिखें, तो इनके निबंध को लिखकर मैं कहता हूं एक शुरुआत तो आप लोग कर सकते हैं ना। और इन्हीं टॉपिक पर आप लोग निबंध लिखिए जो इसमें आपको बताए जा रहे हैं। एक शुरुआत आपको करनी है, और आप लोग लिखते लिखते प्रैक्टिस करते करते मैं कहता हूं कि अच्छा निबंध लिखना शुरू कर देंगे। और ये हिंदी मीडियम की है, ये भी याद रखिएगा। और निबंध के लिए अलग से कहीं कोई सिलेबस नहीं है भैया। आप लोग जीके जीएस पढ़ रहे हैं ना, आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं ना, न्यूज़पेपर डिबेट सुनते रहते हैं ना, यहीं से आपका स्टडी मटेरियल तैयार हो जाता है। किसके लिए? ऐसे के लिए। बस आपको लिखने की कला सीखनी है। और प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ लिया करिएगा। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है। भैया आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में ही लिखेंगे ना। और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना होगा आपको। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट दिए गए शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए। और प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पेस्ट अथवा पेस्ट के भाग को आप लोग पूर्णतः काट दिया करिएगा। अब कोई पेज खाली है तो उसे काट दिया करिएगा। और देखिए, 2 निबंध आपको लिखना है 1000 से 1200 शब्दों में, तो ये शब्दों की सीमा भी थोड़ा याद रखा करिएगा। अब आप देखेंगे कि आपके सामने खंड ए और खंड बी में से प्रत्येक में से एक चुनकर 2 निबंध लिखिए। और जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है, 125-25 नंबर के 2 निबंध लिखना है। खंड ए में आपके सामने 4 टॉपिक दिए गए हैं, और इन चारों टॉपिक को, विषयों को बड़े ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। और उसके बाद आपको विचार करना है, ड्राफ्टिंग करनी है, उस निबंध लिखना शुरू कर देना है। और मैं कहता हूं न्यूट्रल होकर निबंध लिखा करिएगा, एक तरफा मत हो जाना। समझ रहे हैं आप लोग? और प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ईमानदारी से प्रैक्टिस करिए आप लोग। और पहला है, योग में बीमारी ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को सुधारने की क्षमता है। दूसरा कह रहा है, अन्याय की कहीं भी मौजूदगी सर्वत्र न्याय के लिए खतरा है। तीसरा कह रहा है, निषिद्ध की राजनीति कम व्यवहारिक अधिक आदर्शवादी है। 4 कह रहा है, महिलाओं की भागीदारी से बढ़ता हुआ आर्थिक विकास। अब इन चारों को पढ़ा होगा आपने, कौन सा सिलेक्ट किया है? ये आप देखेंगे इन्होंने सिलेक्ट किया है, कौन सा चुना है? महिलाओं की भागीदारी से बढ़ता हुआ आर्थिक विकास। अब इन्होंने चौथा टॉपिक चुना है। और मैं तो आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि जहां महिलाओं को अधिकार नहीं मिलते हैं, वो आगे देश हो, चाहे राज्य हो, चाहे परिवार हो, बढ़ ही नहीं सकता है। मैं तो एक सिक्के के 2 पहलू, एक रथ के 2 पहिए मानता हूं। तो आप देखते हैं महिलाएं भी अगर साथ में मिलकर काम करती हैं तो जरूर विकास होगा। और देखिए, निबंध की शुरुआत आप लोग किसी कोट से कर सकते हैं, लाइनों से कर सकते हैं, उदाहरण से कर सकते हैं। समझ रहे हैं? देखिए, अब इन्होंने, महिला वो शक्ति है, भारत की नारी है, ना कम में ना ज्यादा में, भारत के विकास में बराबर की भागीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही हुई थी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मन की बात में कही गई ये पंक्तियां अपने आप में एक सार प्रस्तुत करती हैं। साथ ही मन में एक सवाल खड़ा करती हैं कि महिलाओं का देश के विकास में कितना योगदान है। क्या महिलाओं की भागीदारी के बगैर देश का विकास संभव नहीं? और इसी परिप्रेक्ष्य में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि किसी देश का विकास किसी गति से होगा, इसका अनुमान उस देश की महिला स्थिति को देखकर ही लगाया जा सकता है। देख रहे हैं आप लोग? और भारत जैसे देश हेतु तो यह कथन और भी महत्वपूर्ण व विचारधारा विचारणीय हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे, क्योंकि हमारी लगभग 48% आबादी ये महिलाओं की है। क्या है? महिलाएं। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर देश के विकास में महिलाओं की किस प्रकार की भागीदारी आवश्यक है? क्या नौकरी करके अर्थव्यवस्था में शामिल होकर ही मात्र पर देश की जीडीपी में योगदान दे सकती हैं, या फिर बिना अर्थव्यवस्था में जुड़े भी अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करती हैं? और इस प्रश्न का उत्तर हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक सभी आधारों पर तलाशना होगा। यदि प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी देखें तो महिलाओं की कार्यबल में सहभागिता से देश की वृद्धि तीव्र गति से बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में महिला कार्यबल की बराबर भागीदारी से देश की जीडीपी में 27% तक की वृद्धि की जा सकती है। महिला भागीदारी से घर की आय दोगुनी हो जाएगी। देखिए, इस तरह की जो संस्थान होते हैं उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है उनका भी उल्लेख कर दिया करिएगा। और आप देखते हैं कि क्या किया करिएगा कि आंकड़े भी बता दिए।
आंकड़े भी लिख दिया करिएगा, समझे। ये प्रत्यक्ष सहभागिता के साथ साथ आप देखेंगे अप्रत्यक्ष सहभागिता भी अति क्रांतिकारी परिणाम ला ला सकती है। और महिलाओं की सामाजिक भागीदारी, महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच करा देने पर वे पढ़ी लिखी, जागरूक तथा तार्किक आधारों पर चिंतनशील बनती हैं। इससे बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाएं कम होंगी। साथ ही महिला गर्भावस्था, कुपोषण, संस्थागत पेशों की प्रति आप देखते हैं कि जागरूक होंगी। शिक्षित महिलाओं को स्वच्छता, साफ सफाई का विशेष ध्यान रहेगा, और क्योंकि वे कीटाणु, विषाणु, इनसे होने वाले संक्रामक बीमारियों को समझती हैं। आंकड़ों के अनुसार स्वच्छता के माध्यम से देश के सकल घरेलू उत्पाद में 3 से 7% की बढ़ोतरी की जा सकती है, क्योंकि स्वच्छता का अति ध्यान देने में कुपोषण, खेती में शौच, डेंगू, डायरिया आदि बीमारियों पर होने वाला सरकारी खर्च कम होगा। देख लीजिए, शौचालय जो आप देखते हैं कि बनवा रहे प्रधानमंत्री साहब, इन्हीं को बातों में वो ध्यान में रख रहे हैं। तो मैं इसीलिए तो कहता हूँ सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर भी ध्यान दे लिया करिएगा। साथ ही गर्भावस्था के समय नियमित मानकों के आधार पर भोजन ग्रहण करने, समय पर स्तनपान कराने से स्वस्थ पोषित नई पीढ़ी जन्म लेगी, तो आगे चलकर देश की अर्थव्यवस्था को बल विदान करेगी। और आप देखिए, महिलाओं की सामाजिक राजनीतिक भागीदारी बढ़ने से राजनीति में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, परोपकारिता, कर्तव्यनिष्ठा, सहानुभूति, समन्वय जैसे गुणों का विकास होगा। बनाई जा रही नीतियां आम जनता, महिला दशा, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुकूल होगी, क्योंकि महिलाएं हर घर, समाज, परिवार की आवश्यकताओं को बेहतरी से समझती हैं। यदि एक पुरुष को शिक्षित किया जाता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परंतु एक महिला को शिक्षित करने पर पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। अर्थात महिला सहभागिता, महिला सशक्तिकरण से पूरे परिवार का सशक्तिकरण होता है। और ये आप लोगों ने अपने परिवार में देखा होगा, महिलाओं की भागीदारी अन्य आयाम पर्यावरण के संदर्भ में भी उभरता है। और देखिए, एक बात आपको जानते हैं कि महिलाओं की क्या समस्याएं, किस तरह से समाधान हो सकता है, इसे महिलाएं ही समझ सकती हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। वस्तुतः महिला भागीदारी से हम घर में जलाए जा रहे चूल्हों से होने वाले प्रदूषण से प्रति जागरूकता फैला सकते हैं। उज्ज्वला योजना आपने देखा है, इसीलिए प्रधानमंत्री साहब लाए। आर्थिक कृषि को पर्यावरण अनुकूल बना सकते हैं। घर में महिलाएं यदि बिजली का मितव्ययी तरीके से उपयोग करें, पानी की बर्बादी ना करें, तो आप होने दें, तो हम बड़े स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा की ओर बढ़ सकते हैं। इस तरह हुआ विकास हरित विकास होगा, जिससे हरित संकल्प, घरेलू उत्पाद व हरित अर्थव्यवस्था प्राप्त होगी। यदि भविष्य होगा तो वह हरित होगा, यदि वह हरित नहीं है तो वह भविष्य ही नहीं होगा। वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार देश में हो रहा जलवायु परिवर्तन, आपदा, सूखा, बाढ़, प्रदूषण देश की अर्थव्यवस्था को कई गुना पीछे ले जाता है तथा इस स्थिति को पुनः बहाल करने में वापस वर्षों लग जाते। अतः देश के सतत विकास में महिला भागीदारी की अद्वितीय भूमिका है। सतत विकास, या आप देखिए, समावेशी विकास, हरित व स्वावलंबी विकास, महिला भागीदारी। डायग्राम बना दिया करिएगा इस तरह का, देख रहे हैं। ये वस्तुतः महिला भागीदारी से देश को आत्मबल प्रदान होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो कार्य 500 पुरुष दशकों में पूरा करेंगे, वही कार्य मैं मात्र 50 समर्पित स्त्रियों की सहायता से कुछ वर्षों में पूरा कर सकता हूं। और यह भी आज हमारे देश की परिस्थिति चिंताजनक, जनसंख्या का 48% होने के बावजूद हमारे भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी मात्र 22% है। ये कमियां बताई जा रही, समस्या है। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी और गिरकर 11% हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जेंडर की रिपोर्ट जेंडर इक्वलिटी गैप इंडेक्स में तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तीनों आधारों पर दयनीय स्थिति प्रस्तुत की गई। संयुक्त राष्ट्र की जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स भी इस तथ्य से सामंजस्य प्रस्तुत करती है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए आप लोग। और ये आप देखते हैं कि भारत में वर्तमान में महिलाओं की स्थिति के सकारात्मक पक्ष का भी उल्लेख करना, ऐसा नहीं कि अब नेगेटिव बातें लिख दीजिए, पॉजिटिव बातें भी लिखिए। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि इस दिशा में हम तत्परता से प्रयास करें। भारत सरकार ने इस दिशा में अति सक्रियता दिखाई है और सरकार द्वारा महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, साक्षरता, श्रम भागीदारी, सुरक्षा, सम्मान आदि हेतु सैकड़ों योजना, नीति, कार्यक्रम लागू किए गए। ऐसे परिप्रेक्ष्य में महिला बाल विकास मंत्रालय नाम से समर्पित मंत्रालय भी बनाया गया। अब सोचिए, आप लोग नेगेटिव बातें अगर आप लोग बता दें, पॉजिटिव ना बताएं, तो लोग कहेंगे कुछ हुआ ही नहीं का। आप समझिए, कुछ हुआ ही नहीं है क्या, महिलाओं को आगे बढ़ा ही नहीं गया, महिलाओं की कुछ उपलब्धियां ही नहीं रही हैं क्या। कस्तूरबा, ये देखिए, महिलाओं के लिए जो आप देखिए बेटियों के लिए सरकार की तरफ से पहले की गई, इनका भी उल्लेख करना चाहिए आपको, किया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, पंचायत स्तर पर 1/3 आरक्षण, मनरेगा में आरक्षण, अभी आप देखिए लोकसभा विधानसभा में जो आरक्षण,
मातृत्व सुरक्षा अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन, मुद्रा योजना, जेंडर बजटिंग आदि अनेक कार्यक्रम चलाकर महिला सशक्तिकरण करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही वर्क प्लेस बिल 2012, विशाखा गाइडलाइंस, कार्यस्थल यौन अत्याचार, प्रतिषेध रोकथाम व निवारण अधिनियम 2013, मातृत्व सुरक्षा विधेयक आदि के माध्यम से सुलभ श्रम भागीदारी का प्रयास किया गया। यह भी इस दिशा में और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। समाज की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना होगा। कार्यस्थल से जुड़ी महिलाओं को आप देखिए दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। पढ़िए गीता, बनिए सीता, इन सब में लगाकर पलीता, निज घर बार बसाइए, घर की सबसे बड़ी थाली में भात भरकर पसाइए। अर्थात समाज की उस अभी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना होगा। महिला भागीदारी में सरकार, प्रशासन के साथ साथ निजी क्षेत्र व गैर सरकारी संगठन, सिविल सोसाइटी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस परिप्रेक्ष्य में हम देश के कुछ केस स्टडी देख सकते हैं। इनका भी उदाहरण आप लोग केस स्टडी के माध्यम से दे दिया। पहली केस स्टडी है, हरियाणा सरकार द्वारा स्टील सेक्टर में जिंदल स्टील की मदद से महिला सहभागिता को बढ़ाने पर उनके सशक्तिकरण करने का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया गया। केस स्टडी 2, महाराष्ट्र में गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसाइटी ने घर घर जाकर महिलाओं को मोबिलाइज किया। वे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण ले और इसके परिणाम स्वरूप कम पढ़ी लिखी महिलाओं की भी आर्थिक सहभागिता तेजी से बढ़े। इन अनोखे उदाहरणों को रोल मॉडल बनाकर पूरे देश में प्रचारित किया जाना चाहिए। प्रचार प्रसार में सोशल मीडिया की अहम भूमिका हो सकती है। साथ ही उपरोक्त सभी प्रयासों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जिलावार महिला सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में रैंकिंग प्रदान की जाए, जिससे प्रत्येक जिला अपनी स्थिति का मूल्यांकन कर उसे और सुधारने का प्रयास प्रतिस्पर्धी तरीके से करें। वास्तव में एक पंख से उड़ना किसी भी पक्ष के लिए मुश्किल होगा। देश के दोनों पंखों, स्त्री व पुरुष की बराबर सहभागिता के माध्यम से भारतवर्ष रूपी पक्षी विश्व रूपी आकाश में ऊंची उड़ान भर सकेगा और इस पथ पर अग्रसर होकर हम जल्द ही विकास से आगे बढ़ते हुए विकसित भारत की कामना को साकार कर सकेंगे। अब आप देखेंगे 60 नंबर दिए गए हैं। 125 नंबर में से इन्होंने कितने 60 नंबर लिए हैं इसमें। अब आप देखिए सेक्शन बी है, खंड बी है, इसमें भी 4 टॉपिक दिए गए। पहला टॉपिक, भारत को पहले खाद्य सुरक्षा फिर परमाणु सुरक्षा की आवश्यकता। दूसरा कह रहा है जीएसटी, सामान्यीकृत बाजार की ओर एक कदम। तीसरा कह रहा है भारत में भूजलीय क्षेत्रों का प्रबंधन थोड़ा किया गया, अधिक किए जाने की आवश्यकता। 4 कह रहा है ग्रामीण प्रकृति को बचाए रखते हुए गांव का विकास। अब देखिए ग्रामीण प्रकृति को बचाए रखते हुए गांव का विकास, इन्हें दूसरा टॉपिक इन्होंने, ये चौथा टॉपिक इन्होंने चुना है, गलती से 2 लिख दी। ठीक है, तो आप देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष की आत्मा गांव में बसती है, परंतु आज आधुनिकीकरण के दौर में गांव द्वंद्वात्मक स्थिति से गुजर रहे हैं। यह है अतीत और भविष्य के गांव का द्वंद्व। यह आप देखेंगे कि अतीत के गांव पर दृष्टिपात करें तो यह एक सुखमय छवि दिखाई देती है। खिलखिलाते सरसों के खेत, धूल उड़ाती कच्ची सड़कें, मैदानों में खेलते बच्चे, पेड़ों के नीचे बच्चों को पढ़ाते बुजुर्ग, चाक से घड़ा बनाते कुम्हार, धीमी गति से चलती सुकून भरी जिंदगी, सड़कों के किनारे चूल्हे, ये आप देखिए बनती दाल, संयुक्त परिवार, और ये आप देखें संयुक्त परिवार और एक व्यक्ति की खुशी में झूमता पूरा गांव नजर आता है। और गांव में तो आप देखते हैं कि अब कितना बचा अब तो पता नहीं है, काफ़ी हद तक नष्ट हो रहा है। पहले सबकी खुशी में सब लोग शामिल होते थे, किसी के यहाँ दुख भी आता था तो सब एकता से रहते थे, उसके यहाँ उस दुख की घड़ी में भी साथ रहते थे। प्राचीन काल, अंग्रेजी शासनकाल तथा आज़ाद भारत में ग्रामीण परिस्थितियों का भी उल्लेख करें। ये सुझाव दिया जा रहा है। आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे ना, उसके बाद कॉपी देंगे, कॉपी चेक की जाएगी, उसके बाद जो गलतियां होंगी, जो सुधार करने वाली बातें होंगी वो भी आपको बताई जाएंगी। इसीलिए तो कहता हूं मॉक टेस्ट दिया करिएगा। वहीं दूसरी ओर चिमनियों से निकलते हुए धुएं, ये चमचमाती पक्की सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, सर पर दौड़ती गाड़ियां, एकल परिवार, पड़ोसी से अनजान, तेजी से चलती जिंदगी, वृद्धाश्रम में रह रहे माता पिता, प्रदूषण से बिलखते बच्चे जैसी परिस्थिति जो आज शहरों की है वही भविष्य में गांव की प्रतीत होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि हमें कैसे गांव चाहिए, जो हमारे सामने 3 विकल्प प्रस्तुत हैं। भविष्य का शहर जैसा विकसित गाँव, अतीत का सुखमय शांत संतुलित गाँव संतुष्ट, या फिर दोनों का समन्वय। और देखिए यहाँ इन्हें सुझाव दिया जा रहा है। क्या सुझाव दिया जा रहा है? उन दोनों पक्षों की चर्चा करें जिसमें से एक सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए अमूलचूल परिवर्तित के हिमायती हैं तथा दूसरा जो ग्रामीण विमर्श में आप देखते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप के नहीं, एक तरह से आप देखते हैं कि नहीं स्वीकारते हैं।
और इस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विपक्ष विपक्ष के आधार पर फर्क लेते हैं। भविष्य का शहर जैसा विकसित गांव, जहां बड़े बड़े स्कूल, स्वास्थ्य, चिकित्सा होंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होंगी, इससे पूरा भारत विकासशील से आगे बढ़ता हुआ विकसित होने के पथ पर अग्रसर होगा। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों की तरह हमारा भारत भी चमकता हुआ प्रतीत होगा। और परंतु यह स्वप्न मात्र हो सकता है, क्योंकि हमारे देश की 60% से ज़्यादा आबादी आज भी गांव में रहती है। इतने बड़े क्षेत्रों को शहरी परिभाषा के आधार पर विकसित करना अतिशयोक्ति होगा। साथ ही यह विकास का मॉडल ब्रिटेन की संकल्पना तो उचित प्रकट होता है, परंतु भारत की नहीं। तो फिर क्या हमें अतीत के गांव से ही समझौता कर लेना चाहिए? क्योंकि भारत के गांव तो गांव ही नहीं रहे, ये तो ग्राममय हो गए। तेजी से बढ़ रहे शहरों की इमारतों गांव की ओर सरक रही हैं, और जिनके बोझ में दफनाई जा रही गांव की जिंदगी, जिंदा दिली, एक गांव तो गांव ही नहीं रहे। ऐसे भयावह पथ पर चलने से अच्छा है कि हम अपनी पुरानी स्थिति में समझौता कर लें और जैसे जैसे थे वैसे ही रहें, सुख, संतोष, स्वच्छता, समन्वय, व्यापार, प्यार, एकता और सहानुभूति से। और आप देखते हैं कि भरा वातावरण ही उपयुक्त है। परंतु आज वैश्वीकरण के दौर में तेजी से आधुनिकता हो रहा है। किताबें, हॉस्पिटल, न्याय, राजनीति का सब एक मोबाइल के अंदर समाहित होते जा रहे हैं, और बंद बर्तन में तो पवित्र से पवित्र चीज भी सड़ जाती। इसलिए हमें आधुनिकीकरण के साथ तालमेल बैठाते हुए आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि हम पुरानी पद्धति पर जीते रहें भाई, हमें एक तरह से वर्तमान में भी ध्यान देना होगा। इस परिप्रेक्ष्य में तीसरे विकल्प का मार्ग उचित प्रतीत होता है, सामंजस्य, अर्थात ग्रामीण प्रकृति को बचाए रखते हुए ग्रामीण विकास। और अब हमें साध्य तो मिल गया, तो इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि साध्य को पाने का माध्यम क्या होगा। इस परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी पक्षों पर कार्य करने की आवश्यकता है। ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था सदैव कुटीर उद्योगों पर टिकी है, अतः कुटीर, लघु, करगा उद्योग को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में गांव, ये आप देखिए, गांव की कुटीर उद्योगों को पर्याप्त वित्त व कच्चा माल उपलब्ध कराना जाना चाहिए। साथ ही प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें आधुनिक वस्तुओं की मांग, डिजाइन आदि के बारे में बताया जाना चाहिए। खादी जो देश का प्रतीक हुआ करती थी, उसे पुनः राष्ट्रीय गौरव बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए बड़ा बाजार खड़ा करना होगा। यदि खरीदारी की ब्रांडिंग कर दी जाए व स्कूलों, अधिकारी, नेतागण की यूनिफॉर्म, ट्रेन, बस, कर्मचारी की पोशाक सब जगह खादी अनिवार्य करें तो बड़ा बाजार प्राप्त होगा। और देखिए, अगर शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था हो जाए गांव की तरफ, तो कितना अच्छा रहेगा। शहर से 100% मैं कहता हूं कि 100 गुना अच्छा है गांव। आपके शुद्ध वायु मिल रही, शुद्ध खाने के लिए मिल रहा है। शहरों में देखिए क्या स्थिति रहती है। और इसी प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि को पुनः मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे किसान संपूर्ण देश का पेट भरने में सक्षम हो सके, हमारी कृषि किसान भाई की जेब भरने में सक्षम हो सके। नई नई प्रौद्योगिकी आविष्कार के माध्यम से कृषि को सुरक्षित व लाभकारी बनाने की आवश्यकता है। साथ ही प्रसंस्करण, उद्योग, बाजार से प्रत्यक्ष संबंध आदि करके न सिर्फ छिपी बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, अपितु युवाओं का भी कृषि को और आकर्षण बनाया जा सकता है। अगर कृषि, खेती किसानी फायदे की हो जाए तो लोग तो आराम से करेंगे ना खेती किसानी, क्या परेशानी है, समझ रहे हैं। ये आप देखेंगे कि गांव में बनते मिट्टी के दिए, घड़ों के गुड़ों को इंटरनेट के माध्यम से प्रचारित किया जाना चाहिए, जिससे इन्हें बड़ा बाजार प्राप्त हो सके। साथ ही नगर का पैसा गांव में आ सके। ग्रामीण समाज में संस्थागत पैसा न होने के कारण बड़े स्तर पर मातृत्व मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, कुपोषण देखने को मिलता है। निजी उद्योगों के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के सहयोग से यहाँ हॉस्पिटल खोले जाए और साथ ही पर्याप्त जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिससे संस्थागत पैसाओं को बढ़ावा मिले। इसी तरह के कार्य शिक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, महिला सुरक्षा के संबंध में भी किए जा सकते हैं। गांव में आप देखिए डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देकर शहर की सुविधाएं गांव में पहुंचाई जा सकती हैं, जहां ई शिक्षा, ई हॉस्पिटल, ई बाजार, ई कृषि को बढ़ावा मिलेगा। गांव का व्यक्ति अपने परिवेश में रहते हुए विदेश तक की सहायता, सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकेगा। और गांव में क्लस्टर आधारित ग्रामीण पर्यटन का विकास किया जा सके। और इसके लिए आप देखेंगे, इसके लिए रोड कनेक्टिविटी, स्वच्छता, शौचालय, आराम गृह बनाए जाने की आवश्यकता होगी। साथ ही गांव की खूबसूरती, जैव विविधता, अनोखी कारीगरी आदि की ब्रांडिंग कर और उसे पर्यटकों के आकर्षण लायक बनाए जाने की आवश्यकता है। और इसके ग्रामीण विकास होगा, रोजगार मिलेगा। साथ ही आप देखेंगे ग्रामीण संस्कृति का विकास सुदूर तक होगा। राजनीतिक स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा को शक्तिशाली बनाए जाने की आवश्यकता है। गांधी जी अपनी वसीयत में लिखा, जब तक गाँव को उनकी राजनीतिक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दे दी जाती, तब तक देश की आज़ादी अधूरी रहेगी। अर्थात हमें नीचे से ऊपर की ओर शासन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। ग्राम सभा को शक्तियां, आधुनिक संसाधन प्रदान किए जाने, जिससे वे गांव की आवश्यकताओं की भली भांति समझकर स्वयं समाधान की रणनीति बनाए, उसे लागू करें। आप देखते हैं कि आपका जो स्थानीय प्रतिनिधि होता है ना, उसे सबके बारे में मालूम रहता है और आप समझ सकते हैं कि वो बेहतर समाधान भी उनका कर सकता है। ये भी मान के चलिए।
ठीक है। और ये आप देखेंगे कि इस आधार पर कह सकते हैं कि गांव को शहर में परिवर्तित करने की बजाय स्मार्ट बना दिया जाए ना बेहतर। इस विकल्प का एक और आयाम उभरता है शहरों पर बढ़ता बोझ नामक समस्या का समाधान होगा। आधुनिक सुविधाएं रोजगार की चाहत में बड़ी ग्रामीण आबादी शहरों की ओर प्रवास कर रही है और जिससे शहरी गरीबी शहरी वार जैसे परिणाम सामने आ रहे हैं। और दूसरी ओर जनांकिकीय संतुलन की भी बिगड़ता है, अर्थात किसी का स्त्रीकरण, अकेले गांव में रहते वृद्ध आदि सभी समस्याओं का निराकरण इसी में है कि गांव में स्थानीय स्तर पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। भारत सरकार इस दिशा में तेजी से प्रयत्न भी कर रही है। अब सरकार ऐसा नहीं कि चुप बैठी है, कुछ तो पहल कर रही है ना। और इसी परिकल्पना को साकार करने हेतु महान भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी टू रूरल एरिया का सिद्धांत दिया। पुनः सरकार द्वारा अर्बन मिशन लाया गया जिसका तात्पर्य रूरल अर्बन मिशन भारत सरकार ई नाम, किसान पोर्टल, खादी विकास कार्यक्रम, मुद्रा बैंक, स्टैंड अप, उड़ान योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम, मेरा देश मेरा गौरव, डिजिटल साक्षरता मिशन, उज्ज्वला, जननी शिशु सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा अभियान, किलकारी माँ अतिथि देवो भव आदि अनेक कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण विकास को करने को प्रयासरत हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, गांव पंच ये आप देखिए हरित व दुग्ध क्रांति, सामान्य सामाजिक वानिकी कार्यक्रम मनरेगा, इनका भी उल्लेख कर देना चाहिए आपको। वास्तव में यह संकल्पना ही उज्जवल भारत की तस्वीर प्रस्तुत करती है जहां आप देखिए स्मार्ट गांव व स्मार्ट शहर मिलकर स्मार्ट व विकसित भारत को चरितार्थ कर सकते हैं। इस परिकल्पना को वास्तविकता में परिवर्तित करने हेतु सरकार के साथ साथ निजी सेक्टर व आम जनता, गैर सरकारी संगठन, सोसाइटी सभी में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। विकसित भारत देख रहे हैं, स्मार्ट गांव, स्मार्ट शहर, विकसित भारत, अर्थात 4P मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पीपुल्स पार्टनरशिप के आधार पर ग्रामीण प्रकृति को बचाए रखते हुए आधुनिक विकसित गांव का निर्माण किया जा सकता है। निबंध सक्षम में पूरा नहीं लिखा जा सका, संदर्भ में 25 नंबर दिए गया, देख लीजिए। अगर और अच्छा लिखते, पूरा लिखते, आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं इसी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं, लिखना हो आपको निबंध तो ये आप लोग जरूर बताइए। ये आप देखिए 85 नंबर दिए गए ना 250 नंबर में से। चलिए, अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।